हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा न्यू टॉपिक आता है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। देखो ये सिद्धांत हमारे परीक्षा की दृष्टि से क्या है, एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और ये क्या करता है, किसी भी गति करता हुआ जो सूक्ष्म कण होता है उसकी स्थिति और संवेग के बारे में हमें यहाँ पर बताता है। जैसे माना कि आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि ये परमाणु है, परमाणु के मध्य में क्या उपस्थित होता है, नाभिक, फिर आसपास क्या उपस्थित होती है, ये कक्षाएं, ये कक्षाएं हमने प्रेजेंट कर दी। अब देखो कक्षाओं में आप जानते हो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म कण होता है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, एक तरह से सूक्ष्म कण है, सूक्ष्म कण मान लेते हैं अपन। सिद्धांत कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी गतिशील सूक्ष्म कण की आप स्थिति मतलब कहाँ पे वो है, जैसे ये गति कर रहा है, गति करेगा तो ये ऐसे ही गति करेगा इधर, तो ये गति कर रहा है भाई, इधर घूम रहा है, माना कि ये सपोज घूम रहा है, तो इसकी स्थिति क्या होगी, क्योंकि वो तो स्थिर है ही नहीं, तो उसकी वास्तविक स्थिति भाई अपन कहेंगे कि कण यहाँ है, तो ये स्थिति को x से दर्शाते हैं। और इसका संवेग होता है द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान को क्या कर दो आप, उसके वेग से गुणा कर दो। अब जिस वेग से घूम रहा है वो द्रव्यमान से, वो द्रव्यमान इंटू वेग क्या हो जाएगा, संवेग। दोनों को आप एक साथ पूर्ण यथार्थता से सही ज्ञात नहीं कर सकते। अगर आप चाहोगे कि मैं इसको स्थिति को यथार्थता से सही ज्ञात करूं, ये तो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, घूमते हुए कण या इलेक्ट्रॉन की स्थिति ज्ञात करोगे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इतनी सी देर में तो गति कर रहा है, वो तो यहाँ आ जाएगा, तो आप स्थिति बता सकते हो कि उसकी नहीं बता सकते। वो फिर घूम रहा है, अब आप थोड़ी सी देर में कह दोगे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इतनी सी देर में, तो जितनी देर में आप कहोगे कहने लगोगे उस देर में तो खिसक के थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, क्योंकि वो गति कर रहा है। तो आप स्थिति सही ज्ञात नहीं कर सकते एकदम 100%। और अगर आप स्थिति सही ज्ञात कर लो, माना कि आप कहोगे कण यहाँ है इलेक्ट्रॉन, तो स्थिति आपने सही ज्ञात कर ली, लेकिन वो कब होगा, जब ये यहाँ पर रुकेगा। जब ये कण यहाँ पर रुक जाएगा तो ये गति नहीं करेगा, तो उसका वेग संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। तो आप जानते हो वजन तो वही रहेगा उसका, परंतु जब आप उसको रोक लोगे, सही स्थिति ज्ञात कर लोगे, यहाँ पे रुका हुआ है इलेक्ट्रॉन, यहाँ है इलेक्ट्रॉन, तो वो गति नहीं कर रहा फिर उस समय, तो वो क्या हो जाएगा, उसका वेग घट जाएगा, वेग घट जाएगा, तो उसमें संवेग उसका सही नहीं आएगा पहले की तुलना में। तो क्या होता है, संवेग सही नहीं आएगा। तो आप दोनों में से किसी एक ही चीज को पूर्ण यथार्थता या शुद्धता के साथ ज्ञात कर सकते हो, दोनों को कभी भी एक साथ पूर्ण यथार्थता के साथ ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि स्थिति और संवेग दोनों की जो अनिश्चितता होती है, अनिश्चितता को अपन डेल लगा के दर्शा देंगे, क्योंकि सही इनमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है, सही मान प्राप्त नहीं होता अपन को। तो दोनों का गुणनफल जो होता है h/4π के बराबर या फिर अधिक होता है। अब आपको देखो समझना क्या है, स्थिति की अनिश्चितता, देखो डेल x स्थिति की अनिश्चितता है, इंटू संवेग की अनिश्चितता, ये संवेग डेल p, दोनों का गुणनफल क्या होता है, मैंने क्या कहा, h/4π के या तो बराबर होता है, तो ये बराबर का चिन्ह आ जाएगा, दोनों का गुणनफल h/4π के क्या होता है, बराबर होता है, तो या तो अपन ने ये बराबर दर्शा दिया, या फिर अधिक होता है, तो देखो दोनों चिन्ह कैसे लगाएंगे, ये एक लाइन बराबर की और एक को मैं ऐसे दर्शा दूं, ये है अधिक की, या तो अधिक होगा इन दोनों का गुणनफल h/4π से, या फिर इसके बराबर होगा। बस इतना सा आपको क्या करना है, समीकरण याद रखना है। लैंग्वेज तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, पूरी लैंग्वेज तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगी। अभी देखना वापस, फॉर्मूला बनाना था बस, हमें ध्यान दो। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के आधार पर किसी गतिशील सूक्ष्म कण, चाहे वो इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, तो गतिशील सूक्ष्म कण की यहाँ पर स्थिति मतलब कहाँ पे वो स्थित है, और उसका संवेग यानी कि द्रव्यमान इंटू वेग, दोनों को एक साथ आप पूर्ण यथार्थता के साथ ज्ञात नहीं कर सकते। यदि आप एक को निश्चितता से निर्धारित कर ले, जैसे स्थिति आपने कह दी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है, निश्चितता से निर्धारित कर लिया, फिक्स बता दी सही, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरे की अनिश्चितता यानी कि संवेग की अनिश्चितता उतनी ही अधिक हो जाएगी, क्योंकि आप स्थिति को यहाँ पर निर्धारित कर लिया, यहाँ है, तो वो क्या है, फिर गति नहीं करेगा, वो तो रुक गया तो उसका वेग परिवर्तित हो जाएगा। तो आप स्थिति और संवेग दोनों को एक साथ पूर्ण यथार्थता के साथ ज्ञात नहीं कर सकते। अगर आप एक को निश्चितता से निर्धारित कर ले, एक को ज्ञात करना चाहो सही, तो दूसरे की अनिश्चितता, दूसरा का मान उतना ही गलत प्राप्त होगा, उतना ही ज्यादा गलत प्राप्त होगा अपन को, क्योंकि दोनों का गुणनफल, स्थिति भी अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितता, दोनों का गुणनफल h/4π क्या तो बराबर होता है या फिर क्या होता है, अधिक होता है। यही क्या है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है।
एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं आपको। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार किसी गतिशील सूक्ष्म कण, गतिशील यानी कि जो गति कर रहा है वो, गतिशील सूक्ष्म कण की सही सही स्थिति और सही सही संवेग एक साथ दोनों का मान आप पूर्ण यथार्थता से ज्ञात नहीं कर सकते। यदि आप स्थिति को निश्चितता से निर्धारित कर लो, सही सही ज्ञात करना चाहो तो उसका वेग कम हो जाएगा क्योंकि वो गति नहीं करेगा, तब आप स्थिति बता पाओगे। तो वेग कम हो जाएगा तो वेग में परिवर्तन आ जाएगा। अगर आप वेग सही सही ज्ञात करोगे तो उसकी स्थिति नहीं बता सकते क्योंकि सही सही वेग में तो वो गति कर रहा है, तो आप कहोगे यहाँ है तो यहाँ तो रहेगा ही नहीं उस टाइम पे। तो स्थिति और संवेग दोनों में आप क्या है इसको यथार्थता से ज्ञात नहीं कर सकते। एक को यदि निश्चितता से निर्धारित कर ले तो दूसरे की अनिश्चितता उतनी ही अधिक हो जाती है क्योंकि दोनों का गुणनफल स्थिति और संवेग के अनिश्चित दोनों का गुणनफल क्या होता है h/4π के बराबर या फिर अधिक होता है। यही क्या है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अब देखो इस सिद्धांत में अपन को एक और चीज, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हो आप, कि संवेग बराबर, जो संवेग होता है ना वो क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग होता है। संवेग सदिश राशि होती है, फिजिक्स में आया था, द्रव्यमान इंटू वेग होता है। अब देखो संवेग में परिवर्तन कितना आएगा, तो हम तो अनिश्चितता निकाल रहे हैं, तो संवेग की अनिश्चितता, द्रव्यमान तो वजन तो वही रहेगा, चाहे कैसे भी गति करे, धीमी करे या तेज करे, परंतु वेग में परिवर्तन आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। ये अपन जानते हैं कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। तो संवेग में अनिश्चितता क्या हो जाएगी, वेग में अनिश्चितता कर देंगे अपन। तो यहाँ पर मान रख सकते हैं। तो देखो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, डेल एक्स इंटू, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अपन, एम डेल वी अधिक है या बराबर है h/4π के। ये आपके क्या आ गई, यहाँ पर हाइजेनबर्ग की यहाँ पर दूसरी समीकरण आ गई। दोनों समीकरण हमने निकाल ली। यहाँ कौन सी चीज़ क्या है, वही तो चीज़ अपन को लिखनी है। देखो एक तो डेल एक्स है आपके पास, एम है, डेल वी है, एच है, और तो कुछ है ही नहीं। 4 तो आप जानते हो और पाई का मान आप जानते ही हो, 3.14 होता है, 22/7 होता है। एक्स क्या है यहाँ पर, देखो आप अच्छे से जानते हो, एक्स है स्थिति, स्थिति की अनिश्चितता कितनी उत्पन्न हो रही है, तो स्थिति में अनिश्चितता है, स्थिति में अनिश्चितता, क्लियर। दूसरा देखो m क्या है, द्रव्यमान, कण का द्रव्यमान रहेगा, शॉर्ट में लिख देता हूं, जो भी गति कर रहा है। v वेग में अनिश्चितता, और h आप जानते हो क्या है, प्लांक नियतांक, प्लांक स्थिरांक लिख देते हैं, सॉरी प्लांक स्थिरांक है। ये आपका हो गया हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। अब देखो इसके न्यूमेरिकल से भी पूछता है, न्यूमेरिकल से भी अपन सोल्व करेंगे, पर उससे पहले क्या है अपन नेक्स्ट टॉपिक सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पीडीएफ में न्यूमेरिकल बाद में दिए हुए हैं, तो उस हिसाब से अपन चलते जाएंगे। कहीं पे भी कर सकते हो आगे पीछे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, टॉपिक आपके बस क्लियर होने चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल या क्वेश्चन तो हम बाद में ही करते हैं वैसे भी, वो तो टॉपिक के साथ अपन थोड़ा सा कर लेते हैं। देखो अगला टॉपिक आता है आपके जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ आप पढ़ोगे, इसके बाद हो सकता है कि आप शायद ही कहीं पे पढ़ो उसको फिर दोबारा, क्योंकि आपके 11th क्लास में ही आता है, जो आपको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान देता है परमाणु के बारे में। क्वांटम संख्याएं, आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है क्वांटम संख्याएं। इंग्लिश में आप क्या बोलोगे, क्वांटम संख्याओं को, क्वांटम संख्या को नंबर बोलते हैं अपन, क्वांटम नंबर के नाम से अपन जानते हैं, अगर लिखना चाहो तो इंग्लिश, ठीक है, क्वांटम नंबर या फिर क्वांटम संख्याएं। अब ध्यान दो भाई, क्वांटम संख्याएं होती क्या है। आप जानते हो कोई भी परमाणु है, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, कोई भी परमाणु है, ये नाभिक है, पहली कक्षा है, दूसरी कक्षा है। थोड़ा थोड़ा तो आप ये जानते हो कि पहली कक्षा k बराबर 1, l बराबर 2, m बराबर 3, k l m n बराबर 4, पहली दूसरी तीसरी चौथी कक्षा, ये तो होती है कक्षाएं, कोष भी बोल सकते हैं इनको। अब जो कक्षाएं होती है, मैंने आपको बताया था, छोटे छोटे उपकोषों से मिलकर बनी होती है। से पहली कक्षा एक ही उपकोष से मिलकर बनी होती है S, दूसरी कक्षा 2 उपकोष से मिलकर बनी होती है S और P, 4 प्रकार के होते हैं उपकोष, S P D F। दूसरी कक्षा 2 उपकोष S और P से, तीसरी कक्षा S P D 3 उपकोष से, और चौथी कक्षा S
पी डी और एफ 4 उपकोषों से। तो पहली कक्षा 4 उपकोष होते हैं एस पी डी एफ। पहली कक्षा या पहला कोष एक उपकोष होता है एस, दूसरे में एस और पी, तीसरे में एस पी डी 3 उपकोष होते हैं और चौथे में एस पी डी एफ 4 उपकोष होते हैं। अब ध्यान देना कि उपकोष भी छोटे छोटे कक्षकों से मिलकर बना होता है। जैसे एस उपकोष के अंदर एक कक्षक होता है, पी उपकोष के अंदर 3 कक्षक होते हैं, डी उपकोष के अंदर 5 कक्षक होते हैं, एफ उपकोष के अंदर 7 कक्षक होते हैं। तो इस प्रकार से कक्षक से बने होते हैं और कक्षकों के अंदर क्या होता है फिर इलेक्ट्रॉन भरे हुए रहते हैं। तो देखो कैसे भरे हुए रहते हैं, जैसे ये एस तो क्या है उपकोष है, एस उपकोष के अंदर ये एक ही कक्षक है, पी उपकोष है, पी उपकोष के अंदर क्या होता है ये पी उपकोष है। यहाँ पर पी उपकोष के अंदर 3 कक्षक रहेंगे, पहला पी एक्स, दूसरा पी वाई और ये तीसरा पी जेड। ऐसे ही डी उपकोष की अपन बात कर लें तो ये डी उपकोष ले लेंगे अपन, 1 2 3 4 5, ये डी उपकोष है। डी उपकोष के अंदर क्या होता है हमारे पास 5 कक्षक है, नाम देते हैं इनको डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे देते हैं नाम, ये तो अभी केवल मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। और एफ उपकोष जो होता है, एफ उपकोष के अंदर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये एफ उपकोष के अंदर कितना होता है 7 कक्षक होते हैं। इनके नाम नहीं दिए गए हैं अभी तक, वैज्ञानिकों ने खोज चल रही है। तो इस प्रकार से होते हैं। तो देखो सबसे पहले परमाणु में क्या होता है, कोष होता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, कोष या कक्षा बोल सकते हो। फिर कोष किससे मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे उपकोषों से। जैसे पहला कोष एस उपकोष से, दूसरा कोष 2 उपकोषों से, एसपी तीसरा एसपी डी से, चौथा एसपी डी एफ 4 उपकोषों से। क्लियर है। उपकोष भी क्या होते हैं, उपकोष छोटे छोटे कक्षकों से मिलकर बनते हैं। एस उपकोष के अंदर एक कक्षक ही है, कुछ भी नहीं होता। पी उपकोष के अंदर 3 कक्षक है, डी उपकोष के अंदर 5 कक्षक है, एस उपकोष के अंदर 7 कक्षक। और इन उपकोषों में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, कक्षाओं में घूमते रहते हैं ना, कहा था कक्षाओं में रहते हैं, इन उपकोष के अंदर कक्षकों में रहते हैं। तो ये जो एक कक्षक होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक तो सीधा भर सकता है अधिकतम और एक विपरीत भर सकता है। ऐसे ही जितने भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसकी कैपेसिटी के आधार पर बढ़ते जाते हैं, और ज़्यादा यहाँ पर जाएंगे तो एक तो सीधा बढ़ता है और एक उल्टा बढ़ता है, इस प्रकार से बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं क्वांटम संख्या की। अब आपकी क्वांटम संख्या देखो अच्छे से समझ में आएगी। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति क्या है। जैसे मैं कहूँ कि ये परमाणु है, इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भरा हुआ है। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पी उपकोष है, पी उपकोष के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ है, माना कि पी उपकोष में है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या है अंतिम इलेक्ट्रॉन। वो आपसे कहेगा पी उपकोष के अंदर अंतिम इलेक्ट्रॉन है। तो देखो पी उपकोष कौन सा है, यहाँ इसमें भी पी है, इसमें भी पी है और इसमें भी पी है। बात तो वही है ना। पी कौन सा है, ये पहला है, ये दूसरा है। दूसरे कोष का या दूसरी कक्षा का पी उपकोष है। तो देखो ये इसको कैसे लिखते हैं, दूसरी कक्षा है, दूसरी कक्षा है पहले तो, दूसरी कक्षा का कौन सा उपकोष है, ये पी उपकोष है, ये पी लिख दिया अपन ने। फिर इसके अंदर अंतिम इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन मैंने 1 लिखा है यहाँ, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन है। तो पी उपकोष में देखो 3 होते हैं यहाँ पे कक्षक, इसके अंदर भी 3 कक्षक रहेंगे, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। परंतु इलेक्ट्रॉन कौन सा है, 1। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन पहला यहीं आएगा, दूसरा यहाँ आएगा, तीसरा यहाँ आएगा, चौथा फिर वापस ऐसे आ जाता है 5 6। तो वहाँ पे वो कह रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिया अपने। तो आपसे कहे तो इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति कैसे निकालोगे आप, अपन सही कहेंगे कि परमाणु है जो भी, उस परमाणु की दूसरी कक्षा है, दूसरी कक्षा के अंदर यहाँ पर पी उपकोष है, पी उपकोष के अंदर कौन सा कक्षक है, पी एक्स कक्षक है। पी एक्स कक्षक में सीधा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, सीधा चक्रण वाला। तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति हो जाएगी। और उसकी ऊर्जा क्या है, देखो यहाँ रहेगा तो कम ऊर्जा, इसकी ऊर्जा अधिक, उसकी ऊर्जा अधिक, ऊर्जा अधिक, जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे ऊर्जा भी बढ़ती जाएगी। तो ऐसे ऊर्जा की भी यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी उसका भी आप पता लगा सकते हो। तो क्या पता लगा सकते हो, इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति क्या है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी है उसका पता लगा सकते हैं। तो उन संख्याओं को अपन क्या कहते हैं, क्वांटम संख्या। तो अब हमारी डेफिनेशन बनती है, देखो यहाँ पर किसी भी परमाणु में, ये किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति कहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और उसकी ऊर्जा को प्रदर्शित करने वाली या बताने वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं, क्वांटम संख्याओं के नाम से जानते हैं। क्लियर है आपकी क्वांटम संख्या। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति वो कहाँ पे स्थित है और उसकी ऊर्जा कितनी होगी उसको प्रदर्शित करने वाली जो संख्याएं होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम संख्याएं। ये तो डेफिनेशन दी है। अब देखो उनको प्रदर्शित करने वाली जो संख्या होती है 4 प्रकार की होती है क्वांटम संख्या। चारों प्रकार की क्वांटम संख्याओं को हम यहाँ पर क्या है, पढ़ने वाले हैं।
तो देखो मैं चारों को आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना, क्योंकि देखो ये थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। अगर आप समझोगे तो बहुत ईजी हो जाएगी, इनके क्वेश्चंस भी कंपटीशनों में आते हैं। पहली संख्या होती है मुख्य क्वांटम संख्या, समझना, मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या को n से प्रदर्शित किया जाता है, ध्यान दो, किससे? स्मॉल n से। और आपको बताया मैंने क्या लिखा था, n का मतलब क्या है? कोस। ये पहला कोस n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, तो कोस को बताती है। तो ये किसको बताती है कि कौन सा कोस है, कोस या कक्षा। पहला कोस है, दूसरा कोस है, तीसरा कोस है, पहला कोस, दूसरा कोस, तीसरा, चौथा, तो कोस को बताती है। क्लियर है? यहाँ दूसरी होती है द्विगंसी। देखो द्विगंसी क्वांटम संख्या, समझना, आप स्लो पढ़ा रहा हूं मैं आपको क्योंकि आपके अच्छे से समझ में आए ये सारी चीजें। द्विगंसी क्वांटम संख्या, इसको L से दर्शाते हैं। और ये कोष के अंदर उपस्थित जो छोटे छोटे कोष क्या होते हैं? कोष छोटे छोटे उपकोषों से मिलकर बने होते हैं, तो कोष के अंदर उपस्थित उपकोष की जानकारी देती है। जैसे ये दूसरा कोष है, दूसरे कोष का कौन सा उपकोष है? S है या P है? तो उपकोष को बता रही है ना, तो 2 उपकोष है, तो पहला S हो सकता है, दूसरा P हो सकता है, इसके अंदर तीसरे के अंदर S P D 3 उपकोष, तो कौन सा उपकोष है? तो कोष के अंदर या कक्षा के अंदर उपस्थित उपकोष को कौन बताएगी? द्विगंसी क्वांटम संख्या। इनमें से क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे, किसको बताती है? हो गया। तीसरी आती है हमारे पास चुंबकीय क्वांटम संख्या। थर्ड है चुंबकीय क्वांटम संख्या। देखो चुंबकीय मैग्नेट बोलते हैं, तो मैग्नेटिक बोलते हैं, तो M से दर्शाते हैं इसको। और ये क्या बताएगी? अब देखो, सबसे पहले तो कक्षा को बता रही थी, कोष को बता रही थी, दूसरी कोष के अंदर उपकोष को बता रही थी। अब उपकोष के अंदर क्या रहते हैं? मैंने बताया था S P D F उपकोष है। उपकोष के अंदर क्या है? ये कक्षा के छोटे छोटे, है ना, तो इसको क्या बताएगी? उपकोष के अंदर जो कक्षक होते हैं उन कक्षकों की जानकारी देती है, तो ये कक्षक को बताती है। क्लियर है? फिर फोर्थ आती है चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण को इंग्लिश में स्पाइन बोलते हैं, तो S से दर्शा देते हैं इसको। और ये बताती है इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को, कि अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, सीधा है, तो इसको क्लॉकवाइज चक्रण बोलते हैं। ऐसे सीधा है ना, अगर इस ये है कक्षक, कक्षक के अंदर अगर ऐसे सीधा है तो इसको तो क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त चक्रण बोलते हैं। और अगर ऐसे उल्टा भरा हुआ है तो इसको क्या है? एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त चक्रण बोलते हैं। तो सीधा है या उल्टा है? इलेक्ट्रॉनिक कक्षा के अंदर है तो सही, पर कहाँ है? जैसे ये है px में है, दूसरी कक्षा है, दूसरी कक्षा का p उपकोष है, p उपकोष के अंदर px कक्षक है, कक्षक के अंदर px कक्षक के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, पर वो एक इलेक्ट्रॉन सीधा है या उल्टा है? तो ये क्या है? यहाँ पर क्लॉकवाइज है, इसका मतलब सीधा है, और उल्टा होता तो एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये क्या बताएगी? इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताती है, चक्रण को बताती है। हो गई चारों क्वांटम संख्या। ये मैंने अभी आपके लिए केवल टॉपिक्स डाले। अब हम एक एक क्वांटम संख्या को देखो डिटेल से पढ़ेंगे। पहली क्वांटम संख्या आती है हमारे पास, पढ़ रहे हैं जो आप जानते हो, कौन सी आएगी? मुख्य क्वांटम संख्या। इनकी आप प्रैक्टिस भी करना घर पे, समझना, 2-2 बार 3-3 बार वीडियो को वॉच करना, और ज़्यादा समझ में आएगी। मुख्य क्वांटम संख्या मैं आपको डीपली पढ़ा रहा हूँ ताकि क्या है, हर एक चीज़ क्लियर हो जाए। मुख्य क्वांटम संख्या, देखो मुख्य क्वांटम संख्या को किससे लिख दिया अपन ने? n से लिख दिया। अब डेफिनेशन तो आप यूँ ही दे सकते हो, किसको बताती थी? मुख्य कोष को या कक्षा को। तो अपन परिभाषा यही दे देंगे, वह क्वांटम संख्या जो किसी परमाणु में उपस्थित कोष के बारे में जानकारी प्रदान करती, कोष या कक्षा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो वह क्वांटम संख्या जो किसी परमाणु में उपस्थित कोष, ये रहे, कोष के बारे में क्या करती है? जानकारी प्रदान करती है। क्या कहलाती है? मुख्य क्वांटम संख्याएं कहलाती है। इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गया? ये यहीं से डेफिनेशन आपने बना ली, रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। देखो आपको फिर आगे देखो, अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ n बराबर 1 हो, n बराबर 1 हो तो इसका मतलब क्या हुआ? n बराबर 1 हो तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वह प्रथम कोष में उपस्थित है, कोष में उपस्थित है।
यदि n बराबर 1, ये n बराबर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, नाम लिख देते हैं k l m n, कैसे भी दो आपकी इच्छा। तो देखो यहाँ n बराबर 1 का मतलब ये 1 आ गया। तो इलेक्ट्रॉन, यदि मैं कहूँ कि कोई इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 में उपस्थित है तो इसका मतलब क्या हुआ, n बराबर 1 में उपस्थित है मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास वाला जस्ट पहला जो कोष है ना, उस पहला कोष या पहली कक्षा में उपस्थित है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, पहले कोष में उपस्थित है। यदि इसी चीज़ को मैं क्या कर दूँ, थोड़ा सा चेंज करके ये कर दूँ n बराबर 3 हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ हो जाएगा, तृतीय कोष में, तीसरे कोष में उपस्थित है। तीसरे में मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, तो इलेक्ट्रॉन कौन से, तीसरे कोष में। अब कोष के अंदर कहीं भी हो सकता है, एस पी डी एफ कोई से भी उपकोष में हो सकता है, पर तीसरा कोष मेन रहेगा। तो ये क्या है, किसको बताती है, यह वह क्वांटम संख्या जो किसी परमाणु में उपस्थित कोष के बारे में जानकारी प्रदान करती है, मुख्य क्वांटम संख्या कहलाती है। स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। हम एग्जाम्पल देंगे, यदि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर 1 हो, n बराबर 1 का मतलब होता है कि वह इलेक्ट्रॉन क्या है, पहले कोष में उपस्थित है, और यदि n बराबर 3 हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो तीसरे कोष में उपस्थित हो। ऐसे जिस भी वो n का मान आ जाएगा वही नंबर के कोष में वो कक्षा में उपस्थित होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में अपन और लिखते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या दर्शा दी देता हूं हमने, और इधर मैं क्या कर देता हूं, कोष के बारे में बता देता हूं थोड़ा सा आपको। ये तो आपने पढ़ लिया, बस ये समझना है, बस लिखना है। पहला, मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कोई भी हो सकता है। देखो मुख्य क्वांटम संख्या का मान अगर 1 है, मुख्य क्वांटम संख्या n का मान अगर 1 आता है आपके पास, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पहला कोष है। तो हम क्या कह देंगे, कोष कौन सा हो जाएगा, पहला। इसको क्या नाम दे सकते हो, k। n का मान 2 है तो कोष कौन सा हो जाएगा, दूसरा, l नाम दे सकते हो। n का मान 3 है तो कोष तीसरा हो जाएगा, इसका मतलब k l m दे सकते हो, और n दे सकते हो। तो जितना n का मान होगा वही क्या होगा, उसका कोष होगा, ये अपन जानते हैं। अब देखो बात करते हैं अपन इसके गुणधर्म की, ध्यान से समझना। यहाँ तक आपने पढ़ लिया, अब मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ क्योंकि अपन को ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ तक आ गया अपने समझ में। अब देखो मुख्य क्वांटम संख्या की अगर हम बात करें तो मुख्य क्वांटम संख्या के कुछ गुणधर्म होते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या का मान, n का मान 1 से लेकर अनंत तक होता है। तो देखो यहाँ पर अपन पढ़ के आ रहे हैं मुख्य क्वांटम संख्या, तो उसके मैं गुणधर्म क्या डाल देता हूँ, आपको टॉपिक डाल देता हूँ, पूछ लेता है कभी कभार। तो पहला गुणधर्म क्या हो गया, n का मान कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 1 से लेकर इन्फानाइट, अनंत तक हो सकता है। अनंत तक कैसे हो सकता है भाई, इसका मतलब क्या हुआ, मुख्य क्वांटम संख्या जो n का मान है 1 से लेकर अनंत तक, कोई भी परमाणु में कम से कम एक तो कोष रहेगा ऐसे ही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसमें तो भरेंगे, नाभिक में तो इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकते। तो n से, n बराबर 1 से स्टार्ट होता है, यानी कि एक कोष जो रहेगा पहला उसको एक कोष हो जाएगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कितने भी हो सकते हैं। ये तो अपन क्या करते हैं, जब छोटी कक्षाओं में पढ़ते हैं 11वीं 12वीं तक, तो अपन क्या करते हैं केवल इतना सा पहला कोष, दूसरा, तीसरा, चौथा, इतना सा ही लिखते हैं कि वो बनाते थोड़ी जाएंगे बनब। तो ऐसे n का मान 1, कम से कम 1 रहेगा, पहला कोष रहेगा, और फिर आगे कितने भी हो सकते हैं। तो 1 से लेकर अनंत तक n का मान हो सकता है, यानी कि एक परमाणु में कितने भी कोष, कितनी भी कक्षाएं हो सकती है। क्लियर है आपके। दूसरा देखो हम बात करते हैं, n का मान बढ़ने पर कोष का आकार बढ़ता है। मैं एक फॉर्मूला बताता हूं आपको, n का मान, देखो शॉर्ट में लिख देता हूं, n का मान ऊपर की ओर तीर का चिन्ह दर्शाता है इंक्रीज होना, बढ़ना। तो n का मान ऊपर हो रहा है मतलब बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, कोषों की संख्या, ध्यान दो, कोषों की संख्या, इसका मान भी क्या होता है, बढ़ता है। ध्यान दो, n का मान 1 है तो कोष की संख्या कितनी है, 1 है। n का मान 2 गया तो कोष की संख्या 1 और 1 2 होगी। n का मान 3 है तो कोष की संख्या 1 2 3 होगी। n का मान 4 है तो कोष की संख्या 4 होगी। 5 हो जाएगा तो कोष की संख्या 5 हो जाएगी। तो जिस प्रकार n का मान, देखो मुख्य क्वांटम संख्या
n पहला गुण तो क्या था कि इसका मान 1 से लेकर अनंत तक हो सकता है, यानी कि अनंत कक्षाएं हो सकती है। दूसरा n का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा कोस भी बढ़ते जाएंगे। तो देखो पहला कोस, दूसरा, तीसरा, चौथा हो गया। तीसरा गुणधर्म आपको यूँ ही बता देता हूँ मैं टिप्सों पे, जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा वैसे वैसे नाभिक से क्या होगा, यहाँ पर कोस की दूरी बढ़ती जाएगी, बाह्यतम कोस की। पहले तो परमाणु की नाभिक से बाह्यतम कोस की दूरी इतनी सी थी, अब 2 हो गया तो इतनी हो गई, 3 हो जाएगा तो इतनी हो जाएगी दूरी, 4 हो जाएगा तो इतनी दूरी हो जाएगी। तो क्या हो रहा है ये परमाणु की नाभिक से बाह्यतम कोस की दूरी तो त्रिज्या कहलाती है, तो त्रिज्या इतनी थी, कोस और बढ़ गया तो त्रिज्या बढ़ गई, एक कोस और बढ़ते हैं त्रिज्या बढ़ गई, एक कोस और बढ़ते हैं त्रिज्या बढ़ गई। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या, तीसरा मुख्य गुणधर्म जो है आपके पास, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मुख्य क्वांटम संख्या का मान जो है वो समानुपाती होता है परमाणुवीय आकार, परमाणुवीय आकार, आकार बोल सकते हो त्रिज्या, जैसे जैसे इनका मान बढ़ेगा परमाणु की क्या हो रही है, संख्या बढ़ने से परमाणु की त्रिज्या या परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है। और समानुपाती होता है ऊर्जा के, वैसे से ऊर्जा भी बढ़ेगी। देखो इसकी ऊर्जा कम रहेगी, फिर इसकी ऊर्जा ज़्यादा रहेगी, ऊर्जा अधिक अधिक और कोस बढ़ जाएंगे तो ऊर्जा अधिक होती चली जाएगी, उच्च ऊर्जा स्तर निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा की ओर चली जाएगी। तो ये हो गया आपका तीसरा मुख्य गुणधर्म। जो तीसरा मुख्य गुणधर्म आपको 2 चीज़ों को बता दिया है यहाँ पे इसने। कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है ना। अब देखो एक 4th गुणधर्म आता है कि कोई भी कोष, पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो। 10th क्लास में आपने पढ़ा है किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, सूत्र आया था, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या पता है आपको 2n² होती है। ध्यान देना, किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या अगर आपसे पूछे वो तो 2n² होती है। आपको ये फॉर्मूला याद रख, कोष में, उपकोष में नहीं, कोष की बात कर रहा है। पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष। वो कहे कि पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आपको दे दिया एक क्वेश्चन, मैं कह दूं आपको पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, तो सीधी सीधी बात है आप निकालो ना। तो क्या कह रहा है, देखो सारे को मैं निकाल के बता देता हूँ। कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र से, 2n² होती है। ठीक है, n क्या है, कोषों की संख्या, n बराबर पहला को, दूसरा, तीसरा जो भी होगा वो अपन मान रख देंगे, और उसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी। आ गया। अब देखो किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है अपन को, तो किसी भी कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है वो 2n² होती है। तो अपन लिख लेते हैं। देखो पहला कोष की बात करते हैं, पहले कोष में क्या हो जाएगा, 2n²। ध्यान देना 2n², n का मतलब 1, पहला कोष है तो स्क्वायर। दूसरे कोष में क्या आ जाएगा, 2 × n², n कितना है आपके पास, 2 है तो 2 का स्क्वायर। तीसरे कोष में क्या आ जाएगा, 2n², n बराबर तीसरा कोष आ गया तो 3²। चौथे कोष में क्या आ जाएगा, 2n, n का मान 4 हो जाएगा तो 4²। वही है पहले कोष, दूसरे, तीसरे, चौथे में, तो 2n² अपन लगा देंगे, फॉर्मूला निकालेंगे। 1 का वर्ग 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे पहले कोष में अधिकतम। दूसरे कोष में भाई कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 2n², तो देखो 2n², n 2 हो गया तो 2 का वर्ग 4, दूनी 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। तीसरे में कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग 9, और 9 को 2 से करोगे तो 18 इलेक्ट्रॉन। 4 का वर्ग 16, 16 को 2 से करोगे तो 32 इलेक्ट्रॉन। यानी कि पहले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, दूसरे में 8 भर सकते हो, तीसरे में अधिकतम कितने भर सकते हो आप, 18, और चौथे कोष में इस पूरे में क्या है, अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हो। तो कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप इस फॉर्मूले से 2n² से निकाल सकते हो। तो ये हो गया आपके पास। अब देखो इसके बाद दूसरी क्वांटम संख्या अपन पढ़ते हैं। तो आपको एक बार में थोड़ा सा इसको रिवाइज करवा देता हूँ शॉर्ट में। देखो क्या कहा था मैंने, मुख्य क्वांटम संख्या किसी भी परमाणु में उपस्थित कोष के बारे में जानकारी प्रदान करती है, n से प्रदर्शित करते हैं। फिर मुख्य गुण क्या थे, n का मान 1 से लेकर अनंत तक हो सकता है। दूसरा क्या था, n का मान जैसे जैसे बढ़ता है कोषों की संख्या बढ़ती है। तीसरा, n का मान बढ़ने से नाभिक से क्या होता है, बाह्यतम कोष की दूरी बढ़ती है और परमाणु का आकार बढ़ता है। n का मान बढ़ने से देखो परमाणु की कक्षाएं दूर जा रही है तो उनकी ऊर्जा भी बढ़ती है। बस खत्म। किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है। सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाने चाहिए अपने। दूसरी आती है हमारे पास मुख्य क्वांटम संख्या होगी। दूसरी क्वांटम संख्या हमने क्या पढ़ी, द्विगंशी क्वांटम संख्या। ध्यान दो, द्विगंशी
क्वांटम संख्या। किससे दर्शाया अपन ने इसको? एल से रिप्रेजेंट किया है, स्मॉल एल से ये दर्शा दिया। अब देखो द्विगंशी क्वांटम संख्या होती क्या है, मैंने आपको वहीं पे बता दिया था। मुख्य क्वांटम संख्या कोष को बताती थी, फिर कोष उपकोष से बने होते हैं और उपकोष छोटी छोटी कक्षकों से मिलकर बने होते हैं। कक्षकों में क्या भरे रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो देखो मुख्य क्वांटम संख्या तो कोष को बताती है, द्विगंशी क्वांटम संख्या उपकोष को। तो देखो पहले कोष में एक उपकोष होता है, दूसरे कोष में दो उपकोष होते हैं sp, तीसरे में sp_d होता है, चौथे कोष में sp_d_f 4 उपकोष होते हैं। तो हम कहेंगे कि वह क्वांटम संख्या जो किसी परमाणु के कोष में उपस्थित, कोई सा भी कोष ले लिया, चौथा ही कोष ले लिया, कोष में उपस्थित उपकोष के बारे में बताती हो। s उपकोष है, p है, d है या f है, तो वह क्वांटम संख्या जो किसी परमाणु के कोष में उपस्थित या किसी कोष में उपस्थित उपकोष के बारे में जानकारी प्रदान करती है, क्या कहलाती है? द्विगंशी क्वांटम संख्या कहलाती है। और इसे हम क्या करते हैं? एल से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ तक ठीक है। अब देखो अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसके भी कुछ गुणधर्म अपन को पढ़ने हैं, क्योंकि मेन तो गुणधर्म ही है, उसी से अपन न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। तो देखो एल के मान पर सारी बात अपन को समझनी है। तो देखो एल का मान 0 से n-1 तक होता है। पहला मान एन का मान, सॉरी एल का मान द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान निकालना है अपन को। मुख्य क्वांटम संख्या का तो कहाँ था? 1 से लेकर अनंत तक था। और जो एल का मान होता है हमारे पास, ये क्या होता है? 0 से n-1 तक होता है। यानी कि अगर आपको क्या करना है, एल का मान निकालना है, तो या तो वो 0 आएगा या फिर n-1 आएगा। n मतलब जो भी कोष हुआ उससे 1 कम आएगा। मैं कहूँ चौथा कोष है, चौथा कोष के लिए तो 4 - 1 3, तो 0 से 3 के मध्य क्या होगा? एल का मान उसके लिए आएगा। ठीक है। तो दूसरा, एल का मान n के मान पर निर्भर करता है, n के मान पर निर्भर करता है। देखो कैसे निर्भर करता है भाई, ये भी तो समझना है अपन को। एल का मान n के मान पर निर्भर करता है। जब आपके पास n का मान होगा, जैसे माना कि n का मान 4 हो गया, तो 4 - 1 कितना रह जाएगा? 3। तो ये 0 से तो स्टार्ट होएगा ऐसे ही, और n में से 4 - 1 बराबर 3, तो 0 से 3 के बीच आएगा। 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है या 3 आ सकता है, यही आएगा। और तो पॉसिबिलिटी होगी नहीं एल के मान की, नहीं होगी ना। तो सीधी सीधी बात है कि अगर आपको एल का मान निकालना है तो 0 से n-1 तक होता है। तो फॉर्मूला है आपके पास, एल का मान n के मान पर निर्भर करेगा। अगर आपको n का मान पता है तो उस n के मान से 1 कम आपको वो मान प्राप्त हो जाएंगे, और उससे कम वाले 0 तक बीच के सारे हो जाएंगे। यानी कि n के मान अगर आपको पता है तभी आप एल का मान निकाल सकते हो, नहीं तो आप एल का मान नहीं निकाल सकते। हो गया दूसरा। तीसरा, एल के मान n के मान के बराबर होते हैं। एल के मान n के मान के बराबर होते हैं। अब ये कैसे हो गया भाई? जितने आपके पास l के मान आएंगे उतने ही n का मान होगा। n का जो भी मान होगा उसके बराबर l के मान प्राप्त होंगे। जैसे मैं कहूँ आपके n का मान n बराबर कितना है? 4 है, तो इसके लिए आप l का मान कैसे निकालोगे? देखो l का मान क्या होता है? 0 से n-1 तक। तो n-1 की वैल्यू कितनी आएगी? देखो n-1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? आपके पास n का मान कितना है? 4, तो 4 - 1 बराबर 3। तो 0 से कहाँ तक? n-1 तक, यानी कि 3 तक एल के मान संभव होंगे। क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो ये क्या आ गए? आपके एल के मान प्राप्त हो गया आपको। तो एल के मान कितने प्राप्त हुए आपको? देखो 1 2 3 4 मान हुए टोटल। कितने प्राप्त हो रहे हैं? अलग अलग मान, संख्या नहीं देखनी, 1 मान, 2 मान, 3 मान, 4 मान, तो 4 प्रकार के मान प्राप्त हो गए अपन को। 0 1 2 3, वो एल का मान भी कितना था? 4। तो एन के जितना मान होगा, तो एन का जितना मान होगा एल के उतने ही प्रकार के मान हमें प्राप्त होंगे। ये अगला गुणधर्म है। आप देखो आगे बढ़ते हैं, हम समझनी है सारी चीज़ें और कुछ भी नहीं है। आगे देखो यहाँ पर अपन निकाल सकते हैं कि एक मैं टेबल बना रहा हूँ वापस आपके लिए समझने के लिए। एल के मान के अपन को क्या करनी है? यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले तो हमें कोस चाहिए, एन का मान चाहिए। देखो तो सबसे पहले कोस,
कोस किसको दर्शाता है? एन के मान को दर्शाता है। और आप ये अच्छे से जानते हो कि कोस का एन का मान अगर आपको पता है तो आप क्या कर सकते हो? उपकोस की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हो। तो ये दूसरा किसको बताता है? उपकोस को बताएगा। उपकोस एल का मान यही होता है एल। अब ध्यान दो, उपकोस 4 प्रकार के होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मैंने अभी जस्ट बताया ना, इसमें बता दिया, पहला कोस, दूसरा, तीसरा, चौथा। कोस के अंदर उपकोस, इसमें 4 प्रकार के, एस है, पी है, डी है, एफ है, 4 प्रकार के होते हैं। तो देखो उपकोस की अपन बात कर लेंगे। तो उपकोस 4 प्रकार के हैं, एस उपकोस, पी उपकोस, डी उपकोस और एफ उपकोस। हो गया। अब देखो आप, अगर आपके पास कोस का मान, एन का मान 1 है, पहला कोस, पहले कोस में एन बराबर 1 आ गया, इसके अंदर कितने उपकोस होंगे आपको मैंने यही बता दिया शॉर्ट में, 1 उपकोस होगा एस। ठीक है, तो देखो एस के लिए एल का मान क्या आएगा? देखो, तो पहले कोस के अंदर 1 ही उपकोस रहेगा एस, दूसरे कोस के लिए 2 उपकोस हो जाएंगे एस और पी, तीसरे कोस के लिए 3 उपकोस हो जाएंगे एस, पी और डी, चौथे कोस में क्या हो जाएंगे? 4 उपकोस हो जाएंगे एस, पी, डी, एफ। ये तो आपको पता है। परंतु देखो पहले कोस के लिए एस का मान कितना आएगा, दूसरे कोस के लिए पी का एस का मान कितना आएगा? तो देखो अगर पहले कोस का एस उपकोस है तो उसके लिए एल एस का मान कितना आएगा? मैंने बताया था यहाँ पर एल का मान, जो यहाँ एस के लिए एल का मान क्या था? 0 से n-1 तक होता है। और यहाँ पे कितना है? देखो कहाँ से? 0 से n-1 तक, ये होता है एल का मान। तो देखो सबसे पहले तो 0 से स्टार्ट होगा, तो ये 0 हो गया, n-1, n का मान कितना है? 1, तो 1 - 1 बराबर 0, वही तो आया। तो यानी कि पहले कोस के अंदर यहाँ पर एक ही उपकोस है एस और उसके लिए एल का मान कितना है? यहाँ पर 0 है। फिर दूसरे कोस की बात करें, दूसरे कोस में क्या हो जाएगा भाई? 0 से n-1 तक, तो n का मान कितना है? यहाँ 2, 2 - 1 बराबर कितना है? 1, तो 0 से 1 तक आ जाएगा, तो 0 और 1। यानी कि यहाँ पर दूसरे कोस में, दूसरे कोस के लिए यहाँ पर देखो एल के मान कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं, यानी कि दूसरे कोस में एल के मान 2 आ रहे हैं। तो इसमें 2 उपकोस होंगे, एस भी होगा और पी भी होगा, और एस उपकोस के लिए एल का मान 0, पी उपकोस के लिए एल का मान 1 होगा। फिर देखो तीसरे कोस की बात करते हैं। तीसरे कोस में पता है एस, पी, डी 3 उपकोस है, तो 3 कैसे आएंगे? 0 से n-1 तक, तो एक तो 0 और n-1 3 था, तो 3 - 1 बराबर 2, तो 0, 1 और 2, n-1 तक। तो तीसरे कोस में यानी कि तीसरी कक्षा में क्या है? यहाँ पर 3 एल के मान आ रहे हैं, 1, 2, 3, यानी कि 3 उपकोस होंगे एस, पी, डी। एस उपकोस के लिए एल का मान 0, पी के लिए 1 और डी उपकोस के लिए 2। आगे चलो आप, चौथा उपकोस, ये चौथा कोस। चौथे कोस में यहाँ पर कितने उपकोस रहेंगे भाई? वही 0 से n-1 तक 4 है, तो 4 - 1 बराबर 3, तो 0 से 3 के बीच आ जाएगा, तो 0, 1, 2 और 3, ये आ गया। यानी कि चौथे कोस में यहाँ पर एल के कितने मान है? 1, 2, 3, 4 आ गए। तो चौथे कोस में एल के 4 मान है, यानी कि चौथे कोस में क्या है? यहाँ एल के 4 मान है, तो 4 उपकोस हो जाएंगे एस, पी, डी, एफ, 4 उपकोस होंगे। और एस उपकोस के लिए एल का मान 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। तो आपको एक सीधी सी एक चीज़ यूँ ही याद होगी, कोई मतलब ही नहीं है। एस उपकोस के लिए हमेशा एल का मान 0 है, पी उपकोस के लिए 1 है, डी उपकोस के लिए 2 है, एफ के लिए 3 है, खत्म बात। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर फॉर्मूला निकल गया। अब देखो मैं इसमें आगे बताता हूँ आपको। मैंने अभी जस्ट बताया कि कोस के अंदर उपकोस। अब उपकोस क्या होते हैं? छोटे छोटे कक्षकों से मिलकर बने होते हैं। जो चीज़ें हमें क्या है यहाँ पर समझनी है, कोस किससे मिलकर बन रहे हैं? छोटे छोटे कक्षकों से, यानी कि जो एस, पी और डी, एफ उपकोस जो आपको दिए हुए हैं वो छोटे छोटे कक्षकों से मिलकर बने होते हैं। इसमें मैं पहली कंडीशन बता देता हूँ आपको, नोट नंबर फर्स्ट, जो इम्पोर्टेंट है। आप निकाल सकते हो, नहीं निकालो तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला में आपको निकाल के यहाँ पे बता दूंगा। देखो किसी भी उपकोस में कक्षकों की अधिकतम संख्या, उपकोस जो होते हैं ना छोटी छोटी कक्षक, जैसे एस उपकोस है, पी उपकोस है, डी उपकोस है, एफ उपकोस। एस उपकोस में 1 कक्षक होता है, पी उपकोस में मैंने बताया 3 होते हैं, डी उपकोस में 5 होते हैं और एफ उपकोस में कितने? 7 कक्षक होते हैं। तो किसी भी उपकोस में हम कहेंगे, किसी भी उपकोस में कक्षकों की अधिकतम संख्या, कक्षकों की अधिकतम
संख्या। देखो 2l+1 होती है, सूत्र है 2l+1 होती है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बस। कोई भी उपकोष है, एस उपकोष हो, पी हो, डी हो और एफ हो, किसी भी उपकोष में, ये चार क्या है आपके पास उपकोष है, इन किसी भी उपकोष में कक्षकों की जो संख्या है, नीचे वाले क्या है कक्षक, किसी भी उपकोष में कक्षकों की संख्या कितनी होगी, इसमें एस में 1 है, पी में 3 है, डी में 5 है, एफ में 7 है। मैंने तो आपको बता दिए। तो किसी भी उपकोष में कक्षकों की जो अधिकतम संख्या होगी ना, वो किस सूत्र से निकालते हैं अपन, 2l+1 से निकालते हैं। अब देखो 2l+1 से आप चाहो तो निकाल सकते हो। मैं यहाँ पे 4 कॉलम कर देता हूँ, ये जर्नी आप करो, बस मैं तो आपको तरीका बता रहा हूँ भाई, ऐसे होता है, ताकि यूँ नहीं कहे आप सर आया नहीं समझ में। देखो एस उपकोष में कक्षकों की संख्या, देखो एस उपकोष में कक्षकों की संख्या निकालनी है आपको। 2l+1, सबसे पहली बात तो l की वैल्यू अपन को पता होनी चाहिए। तो देखो एस उपकोष के लिए l = क्या होता है, देखो एस उपकोष के लिए l बराबर क्या होता है, l का मान द्विगुणित क्वांटम संख्या का मान 0 होता है, सब में देख लो। तो एस उपकोष के लिए 0 होगा। तो देखो एस उपकोष के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, सब पे आ रहा है। तो एस उपकोष के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो देखो इसमें यहाँ पर क्या कर देंगे अपन, तो सूत्र क्या लगाएंगे, 2l, l का मान 0 + 1 बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, देखो 0, 0 को 1 से करोगे तो +1। तो यानी कि एस उपकोष के अंदर एक ही कक्षक होगा। तो ये एक कक्षक को आप ऐसे बना सकते हो, एक डिब्बे के रूप में। फिर दूसरा क्या है आपके पास, पी उपकोष में कक्षकों की संख्या। अब देखो पी उपकोष में कक्षकों की संख्या कैसे निकालोगे आप, पी उपकोष के लिए एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी उपकोष के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो देखो यहाँ पर पी उपकोष के लिए एल बराबर 1 होता है, तो सूत्र लगाएंगे 2l, एल का मान कितना 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2 × 1 2 + 1 3, तो 3 कक्षक आ जाएंगे। 3 कक्षक कैसे कैसे होते हैं, देखो पी उपकोष, ये तो पूरा पी उपकोष बना दिया मैंने, ठीक है ना। तो ये है पी, यही लिख देता हूँ मैं, तो ये है पी उपकोष बना दिया। पी उपकोष के अंदर 3 कक्षक रहेंगे, ये 3 कक्षक बना दिए। नाम हो जाएगा, पहले का px होता है, दूसरा y अक्ष पे होता है तो y, तीसरा pz। p तो क्या है, उपकोष है, x अक्ष पे है, y पे है और z अक्ष, तीनों अक्षों पे होते हैं, तो x y z उसको नाम दे देते हैं। फिर आगे देखो आप, थर्ड नंबर क्या है आपके पास, एस पी, डी हो गया, आप डी के लिए निकालेंगे। डी उपकोष में कक्षकों की संख्या, देखो डी उपकोष में कक्षकों की संख्या कितनी आ जाएगी हमारे पास, वही तो निकालनी है। डी उपकोष के लिए एल का मान कितना होता है, डी उपकोष के लिए एल का मान 2 होता है, तो 2 रख दिया अपन ने। फिर क्या करेंगे, 2l, ये एल का मान 2 + 1 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5, तो 5 कक्षक, यानी कि पी उपकोष के अंदर कितने हैं, 5 कक्षक होंगे। 5 कक्षक बना देते हैं अपन, देखो 1 2 3 4 5। देखो आप जानते हो 3 अक्ष होती है, मैं समझा देता हूँ आपको, x y और z अक्ष। तो देखो डी उपकोष है, सब जानते हो, डी क्या है, उपकोष। इसके अंदर 5 कक्षक कौन से रहेंगे, डी तो उपकोष है, x y, दूसरा y z और तीसरा, पहले दूसरा ले लिया, दूसरा तीसरा ले लिया x z, 3 तो ये हो गए। तो d x y, d y z, d x z, फिर x² लेते हैं, देखो x² y² दोनों का स्क्वायर ले लेंगे एक साथ, dx² y² और ये अगला z बचा तो z का स्क्वायर। ये नाम अपन को याद रखने वैज्ञानिकों ने अपने हिसाब से दे दिए, कोई मतलब नहीं है। x y y z x z x² y² और z², ये डी उपकोष। ऐसे अपन बात करें f उपकोष की, निकाल सकते हो आप। तो f उपकोष में क्या आ जाएगा आपके, देखो f उपकोष में कक्षकों की संख्या,
अब आप जानते हो एस उपकोष के लिए एल का मान कितना हो जाएगा, एल बराबर देखो 3 आ रहा है एफ उपकोष के लिए, तो एल बराबर 3। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, देखो 2l + 1 बराबर कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 1 7। तो एफ उपकोष में कितना हो जाएगा, 7 कक्षक, तो 7 डिब्बे बन जाएंगे इसे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। नाम नहीं होते, अभी नाम नहीं दिए गए, इनका डिफिकल्ट होता है। क्लियर है यहाँ तक। तो किसी भी उपकोष के अंदर अगर आपको कक्षकों की संख्या निकालनी, एस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष और एफ उपकोष। एस उपकोष में 1 कक्षक, पी उपकोष में 3 कक्षक, डी उपकोष में 5 कक्षक और एफ उपकोष में 7 कक्षक होते हैं। क्लियर है। अब आप देखो इन उपकोष के अंदर जो कक्षक है, इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन आते हैं। एक कक्षक में एक सीधा और एक विपरीत 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं अधिकतम। तो देखो यहाँ 3 कक्षक है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6। इसमें कितने में आएंगे, 10। 7 है तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो अपन ये भी अपन सूत्र से निकाल लेते हैं। देखो सूत्र क्या है हमारा, देखो किसी भी उपकोष के अंदर इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होती है उसका सूत्र निकालना है। तो दूसरा नोट में यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, इंपॉर्टेंट है। नोट नंबर 2, किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, जो आपका फॉर्मूला आया था उससे जस्ट दुगना कर दो। 2l + 1 था ना, तो इसके आगे क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, होती है, खत्म बात। बस इतना सा है, ध्यान दो। जितना कक्षक है एस उपकोष है, एस उपकोष के अंदर 1 कक्षक है, 1 कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 3 कक्षक है तो क्या होगा, 3 में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं एक में, तो 6 हो जाएंगे। 5 कक्षक है तो 2 के हिसाब से 10 हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे, खत्म बात। अपन जानते हैं तो भर सकते हैं, चाहो तो एल का मान वही लिख के, एस उपकोष के लिए एल का मान 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3 एल का मान, तो इससे अपन निकाल सकते हैं। तो मैं सीधा देख दूँ आपको यहाँ पर, एस उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सब जानते हो, सीधा फॉर्मूला लगाओगे 2l + 1 निकाल सकते हो। एल का मान एस उपकोष के लिए 0 होता है, तो इसमें एस उपकोष में सादा भी लिख सकते हो, 2 में आएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन। पी उपकोष की बात करोगे, पी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी, देखो पी में 3 डिब्बे हैं, 3 कक्षक है, 3 कक्षक है तो 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। चाहे फॉर्मूले में रख के निकाल लो तो 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद थर्ड क्या आता है, डी उपकोष। डी उपकोष की यदि हम बात करें तो डी उपकोष में 5 कक्षक है, तो 5 कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। फिर एफ उपकोष की यदि हम बात करें तो ये एफ उपकोष हमने लिख दिया। एफ उपकोष में 7 कक्षक है, 7 कक्षक में दुगने जस्ट 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और मैंने आपको 2 बताई थी चीज़ें, कोष में अगर कोई कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी तो किस सूत्र से बताया था, 2n², ये तो कोष में है। और अगर उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो क्या होगा, 2l + 1 2। तो ये उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का फॉर्मूला है। तो दोनों फॉर्मूले में डिफरेंट है। तो आप कोई सा भी पूछे सवाल कर सकते हो सॉल्व। देखो इनके न्यूमेरिकल से आते हैं, ऐसे संख्या नहीं पूछता, एक तरफ संख्या बताओ, ऐसे ज़्यादा नहीं पूछता, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछता है इनके, तो कर सकते हो आप। तो ये दोनों हमारे क्वांटम संख्याएं कंप्लीट हो जाती है। अब देखो इसके बाद हम कुछ हाइजेनबर्ग के न्यूमेरिकल करने वाले हैं, और इसके बाद क्या बचता है, हमारी 2 क्वांटम संख्या बचती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या, दोनों बचती है। पहले हम क्या करते हैं, देखो क्वांटम संख्याओं को ही पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर न्यूमेरिकल बाद में कर लेंगे ताकि टॉपिक एक साथ हो जाएगा। तो तीसरा आता है हमारे पास चुंबकीय, पहले मुख्य क्वांटम संख्या होगी, दूसरी द्विगंशीय होगी, और तीसरी क्या हो जाएगी, चुंबकीय क्वांटम संख्या। ध्यान दो, चुंबकीय क्वांटम संख्या को किससे दर्शाते थे हम, स्मॉल n से दर्शाते थे। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो परिभाषा तो आप जानते ही हो, मैंने आपको ऐसे बता दी। मुख्य क्वांटम संख्या किसी परमाणु में कोष को बताती है,
द्विगंशी क्वांटम संख्या किसी परमाणु कोश के अंदर उपस्थित उपकोष के बारे में जानकारी प्रदान करती है। और चुंबकीय क्वांटम संख्या उपकोष में उपस्थित क्या होते हैं, जो कक्षक रहते हैं। अभी आए थे आपके एस उपकोष में 1 कक्षक, पी उपकोष में 3 कक्षक, डी उपकोष में 5 कक्षक, एफ उपकोष में 7 कक्षक। तो किसी उपकोष के अंदर उपस्थित कक्षकों के बारे में क्या करती है, जानकारी प्रदान करती है। तो देखो डेफिनेशन हो जाएगी कि वह क्वांटम संख्या जो किसी भी उपकोष के अंदर उपस्थित कक्षकों के बारे में जानकारी प्रदान करती है चुंबकीय क्वांटम संख्या कहलाती है और इसे m से प्रदर्शित करते हैं। गुणधर्मों की बात कर लें अपन। देखो गुणधर्म क्या हो जाएंगे इसके, समझना आप। गुणधर्म है इसका पहला, m का मान निकालना है अगर आपको, तो m का मान l के मान पर निर्भर है, l के मान पर निर्भर करता है। अगर आपको m का मान निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले l का मान याद होना चाहिए उस कक्षक के लिए, उस उपकोष के लिए। इस उपकोष के लिए l का मान बताया था 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। तो हर एक उपकोष के लिए आपको क्या करना है, l का मान पता होना चाहिए, तो आप उस उपकोष के लिए m की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, पहली चीज हो गई। दूसरा मुख्य गुणधर्म आपके पास यहाँ पे आता है, m का मान जो होता है -l से +l तक होता है। यानी कि m का मान, अगर आपको m का मान निकालना है किसी भी उपकोष के अंदर कक्षकों के लिए, तो m का मान -l से, जो l की वैल्यू ना वो माइनस से स्टार्ट करो और प्लस पे ख़त्म कर दो, +l तक होता है। इतना सा ध्यान रखना है आपको। तो m का मान निकालने के लिए सबसे पहले l का मान पता होना चाहिए, उसी पे निर्भर करता है। और m का मान कैसे निकालोगे आप, -l से +l तक होता है। जो l का मान है उसको माइनस से प्लस तक लिख दो, वही m के मान, सारी पॉसिबिलिटी हो जाएगी। ये उपकोष में स्थित कक्षक को बताती है। तीसरा, ये तो सबको पता है, किसको बताती है, उपकोष। जानते हो SPDF 4 उपकोष होते हैं, तो उपकोष में स्थित कौन होते हैं, कक्षक। तो कक्षक को बताती है, उपकोष के अंदर जो कक्षक रहेंगे उसके बारे में जानकारी प्रदान करती है। बस कुछ नहीं है, निकालना है अपन को। देखो निकालते हैं एस उपकोष। देखो चारों उपकोष है हमारे पास SPDF, उसके लिए m की वैल्यू निकालनी है। तो S उपकोष के लिए क्या निकालना है, m का मान। तो m का मान मैं निकाल के भी बता देता हूँ आपको। S उपकोष के लिए अगर आपको m का मान निकालना है तो देखो मैंने आपको जस्ट बताया l के मान से निर्भर करता है। तो S उपकोष के लिए l इज इक्वल टू क्या होता है, 0। S उपकोष के लिए l का मान 1, 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, सबको पता है। तो S उपकोष के लिए सबसे पहले तो l का मान क्या है, यहाँ पर 0 होता है। अब क्या कह रहा है वो, m का मान निकालना है जो कहाँ से कहाँ तक होता है, -l से +l तक। l का मान 0 है तो -0 से +0, 0 ही होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे तो m का मान भी क्या आ जाएगा, m का मान S उपकोष के लिए m का मान कितना हो जाएगा, 0। -l से +l तक, -0 से +0, 0 ही है वो। फिर दूसरी बात कर लेते हैं अपन, p उपकोष के लिए बात कर लें। p उपकोष के लिए m का मान, p उपकोष के लिए यदि हम m की मान की वैल्यू निकालें तो p उपकोष के लिए l इज इक्वल टू कितना होता है, आप जानते हो। p उपकोष के लिए l बराबर 1 होता है, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आपको याद हो जाए यहाँ पे अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो p उपकोष के लिए l का मान 1 होता है। m का मान निकालना है आपको, तो देखो m का मान निकालने के लिए आप सबसे पहले ये m का मान, p उपकोष कैसा होता है, देखो ये p उपकोष है। p उपकोष के अंदर कितने होते हैं कक्षक, 3 कक्षक होते हैं, सबको पता है। तो p उपकोष के अंदर 3 कक्षक है, px, py और pz। अब इसके लिए m के मान निकालने, px के लिए m का मान, py के लिए, pz के लिए, ये तो है m के मान। तो देखो कहाँ से कहाँ तक, -l से +l तक। तो l का मान कितना है, p उपकोष के लिए 1, तो -1 से +1 तक हो गया ना। तो -1 फिर 0 और ये +1। तो px के लिए m का मान कितना है, -1, py के लिए कितना आया, 0, pz के लिए कितना आया, +1। तो इस प्रकार से m का मान अलग अलग कक्षकों के लिए अपन निकाल सकते हैं। हो गया। फिर अगला देखते हैं हम, थर्ड नंबर कौन सी आती है, SP हो गया। D उपकोष के लिए, D उपकोष के लिए क्या करना है आपको, m का मान निकालना है। D उपकोष के लिए m का मान निकालना है, तो देखो D उपकोष के लिए l इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2।
हो गया। डी उपकोष के लिए एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3 आगे निकाल रखा है, तो निकालेंगे अपन। एल का मान 2 है तो क्या हो जाएगा भाई, डी उपकोष के लिए एल का मान 2 होता है, तो अपन को निकालना क्या है, एम का मान निकालना है। तो देखो कैसे निकालोगे, पहले तो डी उपकोष बनाएंगे अपन। डी उपकोष में 5 कक्षक है, सबको पता है, तो पांचों को बनाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। डी एक्स वाई नाम देंगे, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। अब वो कहे डी वाई जेड के लिए आप एम का मान बताओ, तो कहाँ से कहाँ तक होता है, -l से +l तक, तो l बराबर 2 है, तो -2 से यहाँ क्या हो जाएगा, +2 तक, बीच के लिख दो -2, फिर क्या हो जाएगा -1, फिर 0 +1 और +2। तो आपके लिए कहे डी वाई जेड के लिए एम का मान -1, डी एक्स जेड के लिए 0, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के लिए यहाँ पर +1, तो ऐसे एम का मान आप किसी भी इसके लिए निकाल सकते हो। ऐसे एफ उपकोष के लिए हो जाएगा। तो अपन अगली बात करते हैं, एफ उपकोष के लिए क्या निकालना है आपको, एम का मान। एफ उपकोष के लिए एम का मान निकालना है, तो आप जानते हो एफ उपकोष के लिए एल इज इक्वल टू कितना होता है, 3, तो एम का मान कितना आ जाएगा आपके पास, -l से +l तक, तो -3 से +3 तक, तो -3 -2 -1 0 +1 +2 और ये +3 हो गए, 7 मान आ जाएंगे। अब इनके नाम है ही नहीं, इसलिए बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या को समझ सकते हैं। फिर लास्ट क्वांटम संख्या हमारी कौन सी आती है, चक्रण क्वांटम संख्या। देखो इनको आपको बार बार 2 बार 3 बार वीडियो को वॉच करना, आप जितना आप वॉच करोगे उतना मैंने उतनी ही बार समझाया है, तो आपको क्या है उतनी ही जल्दी वो याद रहेगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपको। तो 4th क्वांटम संख्या आती है हमारे पास स्पाइन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण को स्पाइन बोलते हैं, तो चक्रण क्वांटम संख्या ऐसे आ जाएगी, ध्यान दो। चक्रण क्वांटम संख्या को समझने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 चीजें हैं। ये क्या करती है, मैंने आपको बताया था, किसी भी कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को बताती है कि वो सीधा है या विपरीत है। जैसे ये कक्षक है, कक्षक के अंदर सीधा है या विपरीत है, यही चीज को क्या करती है, ये बताती है। तो अपन कहेंगे ये क्वांटम संख्या किसी भी कक्षक के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में जानकारी प्रदान करती कि उसका चक्रण क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि दक्षिणावर्त या वामावर्त कौन सा है, वही चीज़ हमें बात करनी। तो देखो 2 प्रकार के चक्रण हैं यहाँ पर। पहला चक्रण दक्षिणावर्त और दूसरा चक्रण होता है वामावर्त। देखो दक्षिणावर्त वामावर्त ये चीज़ें तो क्या होती है, नॉर्मली अपन भूल जाते हैं, हिंदी की चीज़ें होती है। आप डायरेक्ट इंग्लिश याद रखो अच्छे से, रही तो अच्छी बात है, नहीं तो इंग्लिश तो आपको याद रहेगी सही। क्लॉकवाइज और दूसरा होता है यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज। देखो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की चक्रण की दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की चक्रण की विपरीत दिशा में। तो देखो यहाँ पर मैं बना सकता हूँ, ये नाभिक है, ये अक्ष बना दी मैंने ऐसे। अब इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे घूमता है, ये ऐसे चक्रण होता है। ऐसे का मतलब ये क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा ऐसे ही घूमती है ना, सुई बड़ी सुई 12 से ऐसे ही चलती है, तो क्लॉकवाइज अगर घड़ी की दिशा में यहाँ पर चक्रण होता है तो इसको हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं, देखो दक्षिणावर्त चक्रण बोल देते हैं। और इसके लिए चक्रण क्वांटम संख्या s का मान जो होता है वो +1/2 होता है। अगर इलेक्ट्रॉन सीधा है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, s का मान +1/2, और विपरीत है तो इसके लिए s का मान क्या हो जाएगा, -1/2। बस इतना सा ही है, इसमें कुछ है ही नहीं। देखो एंटी क्लॉकवाइज चक्रण है तो ये नाभिक एक्सिस बना दी हमने। ये अगर ऐसा चक्रण है तो ऐसा चक्रण को कैसे दर्शाओगे, नीचे की ओर दर्शा रखा है, तो इसके लिए s की वैल्यू कितनी हो जाती है, -1/2। बस ये हो गए चक्रण क्वांटम संख्या। क्लियर है। अब देखो इसके 2 न्यूमेरिकल करने हैं अपन को, उसको अपन बाद में कर लेंगे।